हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इंडक्शन मशीन में हमने लास्ट 10 to 15 ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे एसएससी जेई के। तो हमने यहाँ पे 2011 तक के कंप्लीट कर लिए थे और 2012 से स्टार्ट कर रहे हैं अब आगे के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे टेक्निकल के, जेई के मिल जाएंगे, एई के मिल जाएंगे एंड आपका ईएससी के मिल जाएंगे, गेट के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये 16 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1 में मिल जाएगा, पार्ट 2 है इंडक्शन मशीन का 16। इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ठीक है, इन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग वोल्टेज इज रिड्यूस टू। ओके, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर मतलब स्टार्टर यूज किया जाता है इंडक्शन मशीन के अंदर। ठीक है, स्टार डेल्टा हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, DOL हो गया, ये सारे स्टार्टर यूज किए जाते हैं इंडक्शन मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, और इंडक्शन मशीन आपको पता ही है कि ये सेल्फ स्टार्टेड होती है। ठीक है, ओनली 3 फेज ही सेल्फ स्टार्टेड होती है, बट सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। ओके, सिंगल फेज में ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड की जाती है उसको स्टार्ट करने के लिए, तब जाके उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ओके, इतनी सारी चीजें आपको पता होगा। तो यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर रहे हो तो ये स्टार होता है ये, और ये डेल्टा होता है। तो स्टार के अंदर आपको पता है कि फेज वोल्टेज इक्वल्स टू VL डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 एंड आई फेज इक्वल्स टू क्या होता है, आई लाइन करंट। ओके, एंड डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज एंड आई फेज इक्वल्स टू IL डिवाइड बाई रूट ऑफ 3। ओके, तो ये बोल रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग वोल्टेज इज रिड्यूस। तो स्टार्टिंग वोल्टेज कितना रिड्यूस हुआ होगा, ओके, स्टार डेल्टा में। तो स्टार्टिंग में आपका कितना वोल्टेज रिड्यूस हुआ होगा ये देख लो आप। ठीक है, तो ये 1V, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार डेल्टा के अंदर कितना है, V फेज इक्वल्स टू V लाइन वोल्टेज, स्टार के अंदर कितना है, V फेज इक्वल्स टू VL बाई रूट ऑफ 3, तो मतलब 1 बाई रूट ऑफ 3 उसका नॉर्मल वोल्टेज से रिड्यूस हुआ होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, ये एसएससी जेई 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टिंग टॉर्क फॉर DOL डायरेक्ट ऑनलाइन लोडिंग, ओके, स्टार्टिंग that for star delta starting of the same motor is। ओके, तो मतलब वो बोल रहा है कि डायरेक्ट ऑनलाइन लोड के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, TST। ओके, जब इसी को आप स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर यूज करते हो सेम मोटर, तो वहां पे आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क इंडक्शन मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू फुल लोड टॉर्क डिवाइड बाय फुल लोड टॉर्क इक्वल्स टू 1/3 स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का स्क्वायर एंड S फुल लोड मतलब फुल लोड स्लिप। ओके, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको पता होगा, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो तो। ओके, तो इसी से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे फुल लोड टॉर्क है और यहाँ पे स्टार्टिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग करंट का स्क्वायर। ओके, जब आप नॉर्मली डायरेक्ट ऑनलाइन लोड यूज करते हो तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क नॉर्मल स्टार्टिंग टॉर्क होता है, बट आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो जो डायरेक्ट ऑनलाइन लोड के अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क था उसका 3 गुना कम हो जाता है, मतलब 3 टाइम्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टॉर्क कम मिलता है स्टार डेल्टा के अंदर। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपकी मोटर हाई स्पीड से रोटेट करती है। अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई है तो मतलब मोटर फुल स्पीड से रोटेट कर रही है स्टार्टिंग के अंदर ही। ठीक है, वो होता है टॉर्क का मतलब, स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब। तो यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट ऑनलाइन लोड के अंदर आपको जो टॉर्क मिल रहा था वो बहुत सारा था, बट आपने जब स्टार डेल्टा यूज किया तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क मिला वो उसका 3 गुना कम मिला, मतलब स्टार्टिंग में इतना रोटेट नहीं करेगी, मतलब उसका रोटेशन कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लो, ये रिलेशन भी याद रखना है, स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड 1/3 स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट का स्क्वायर एंड S फुल लोड स्लिप।
तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, एसएससी जेईई 2012 के अंदर पूछा हुआ है। स्टार्टिंग टॉर्क की चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, याद रखना, इंडक्शन मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में इतनी स्पीड नहीं होती है, सिंक्रोनस मशीन की स्पीड क्या होती है स्टार्टिंग के अंदर 0 होती है, इसलिए उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, 0 होता है। बट यहाँ पे इंडक्शन मशीन के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई होता है, इसलिए हम अलग अलग टाइप के स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन लोड जो इसका टॉर्क होता है उससे 1/3 कम टॉर्क लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, बेस्ड ऑन रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, आपको भी पता होगा टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में। द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ ऑफ 4 पोल, ओके, पोल कितना है 4, ओके, एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व्हेन रनिंग एट 1300 आरपीएम। ओके, तो ये आपके पास रनिंग स्पीड है, एन आर इक्वल्स टू 1300 आरपीएम। ओके, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फॉरवर्ड फील्ड आर रेस्पेक्टिवली, मतलब ये बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन के अंदर आपका जो फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी एंड बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी और बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। अभी कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले एक चीज दी हुई है आपको, तो सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड फाइंड आउट कर लो। सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 1/20f/p। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है 120 इंटू 50 डिवाइड पोल कितना है 4। ठीक है, कट किया तो आपके पास कितना हो गया 1500 आरपीएम। ठीक है, 1500 आरपीएम आपका सिंक्रोनस स्पीड हो गया, रोटर स्पीड आपका ये हो गया। ठीक है, तो यहां से आप स्लिप निकाल सकते हो। ओके, स्लिप निकालोगे तो ns माइनस nr डिवाइडेड बाई n ऑफ s, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो आप देखो कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 1500 माइनस nr स्पीड कितनी है 1300 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1500। ओके, तो मतलब आपके पास हो गया 200 डिवाइडेड बाई 1500। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया, ये कट करोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 15। ओके, अब आगे सोल्व कर लो। अब आपको पता होगा कि जो फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एस इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब फॉरवर्ड रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप कितना आया 2/15 इंटू आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्स। ओके, 50 हर्ट्स, सोल्व कर लो इसको, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 15। ओके, मतलब कितना आ गया 6.67। ओके, समथिंग ये आएगा हर्ट्स, तो मतलब फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई। ओके, अब बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए 2 माइनस एस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है स्लिप के अंदर, याद हो तो आपको। ठीक है, 2 माइनस एस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप सोल्व कर लो, 2 माइनस 2/15। ओके, स्लिप आया ये इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 93.33 समथिंग हर्ट्स, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में बी एक्सप्रेस एज, बताया था अभी, वो क्रिकेट का एग्जांपल दिया था पिछले वाले पार्ट 1 के अंदर, आपको याद हो रहा हो तो, रोटर इनपुट, ठीक है, और कॉपर लॉस इनटू मैकेनिकली डेवलपमेंट 1s एंड 1-s, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था पावर के बीच में। जिसने पिछले वाले पार्ट में नहीं देखा ये कैसे बताए थे, वो वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे स्लिप, ठीक है, स्लिप ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर में बी एक्सप्रेस्ड एच, ठीक है, इसमें से स्लिप का कौन सा रिलेशन अच्छा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्लिप इसके अंदर दिख रहा है और इसके अंदर दिख रहा है। ओके, तो आप देख लो कि यहाँ पे रोटर इनपुट डिवाइडेड बाय, अगर रोटर कॉपर लॉस करता हूँ तो 1/s होता है। ठीक है, तो मतलब स्लिप इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर इनपुट पावर। ओके, ये आपका पास स्लिप हो जाता है। ओके, तो ये देख लो कि यहाँ से कौन सा
कंडीशन सही होगा। तो रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर कॉपर लॉस, ये क्या है, रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय रोटर कोर लॉस, ये तो होगा नहीं। क्या होना चाहिए आपके पास, रोटर कॉपर लॉस, और ये क्या है, रोटर इनपुट, रोटर इनपुट पावर, पावर ही है ना। ओके, तो देख लो, सेकंड है रोटर कॉपर लॉस बाय रोटर पावर इनपुट, ये तो हो गया पीसीयू, ठीक है, पीआरसी, ठीक है, और ये हो गया रोटर पावर इनपुट, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ओके, डी ऑप्शन क्या था, रोटर कॉपर लॉस रोटर इनपुट पावर, इट इज रॉन्ग, ठीक है, और डी ऑप्शन कौन सा था, रोटर पावर इनपुट एंड रोटर कॉपर लॉस। ओके, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर which does not have centrifugal switch। ओके, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये आपका मेन फील्ड, इसके साथ रेजिस्टेंस भी होता है, ये मैं टेम्परली बना रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, और यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वाइंड आर्मेचर एंड रिएक्टेंस, और यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट जो भी मोटर होती है, और यहाँ पे आपके पास रोटर होता है, ये होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ से आप सप्लाई देते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, पिछले वाले लेक्चर में बताई थी, थोड़ा रफली डायग्राम बता के यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा तो क्या एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में, ये तो थ्योरी बताऊंगा, तब मैं आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच डज नॉट हैव सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये कौन सी मोटर के अंदर नहीं होता है, जैसे कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट सभी के अंदर होता है, बट जो आपकी जो परमानेंट मैग्नेट वाली होती है, परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर होती है, उसके अंदर ये आपका स्विच नहीं होता है, ये डायरेक्टली क्लोज होता है, कि ओपन नहीं होता है, बस ये सर्किट होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी। एसएससी जेईई 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो परमानेंट मैग्नेट वाले के अंदर, परमानेंट कैपेसिटर वाले के अंदर, जो जहाँ पे कैपेसिटर परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर के अंदर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है, ठीक है, जबकि कैपेसिटर स्टार्ट, रेजिस्टेंस स्प्लिट एंड कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इनके अंदर क्या होता है, स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, बट ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको भी पता है कि जब मशीन एक मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेती है, ठीक है, ये चीज़ें आपको बताया है मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर आर, ठीक है, तो आपको भी पता है कि ये आपके पास स्टेटर होता है, ये आपके पास बाहर स्टेटर पार्ट होता है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास जो इनर्ट पार्ट है ये आपके पास रोटर होता है, ठीक है। अगर आप सप्लाई यहां से देते हो, सप्लाई आपने 3 फेज सप्लाई स्टेटर को दी, ये आपका स्टेटर है, और ये आपके पास ये रोटर है, ठीक है। आप अगर स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हो, तो यहाँ पे जो रोटर पे जो आर्मेचर कंडक्टर होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर होंगे, जो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इनको शॉर्ट कर देते हो आप, किससे शॉर्ट कर देते हो, एंड रिंग से, इनको शॉर्ट कर देते हो आप एंड रिंग से, जब आप सप्लाई स्टेटर पे दे रहे हो, ठीक है, जब आप स्टेटर पे दे रहे हो तो एंड रिंग से इनको शॉर्ट कर देते हो, उसके बाद आप सप्लाई देते हो। अगर आप सप्लाई रोटर पे देते हो, ठीक है, रोटर पे भी तो दे सकते हो ना आप सप्लाई, ये मान लो कि आपने सप्लाई कहाँ पे दिया, ये आपके पास ये आएगा, ठीक है, आपने यहाँ पे सप्लाई दिया, ये रोटर पे आपने सप्लाई दे दिया 3 फेज सप्लाई, और यहाँ पे जो आर्मेचर कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट कैसे कर दोगे, एंड रिंग के थ्रू, ऐसा जब सप्लाई रोटर पे दोगे तो स्टेटर के जो स्टेटर वाले कंडक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, किसके थ्रू, एंड रिंग के थ्रू। और ऐसे ही आप अगर सप्लाई स्टेटर पे देते हो तो रोटर वाले एंड रिंग के थ्रू आप उसको शॉर्ट कर देते हो, उसके बाद ही आप कंप्लीट सर्किट करते हो। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर केज कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या हो जाएंगे, इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर, रोटर कंडक्टर मतलब ये वाला, सप्लाई कहाँ पे दिए आपने, यहाँ पे दिए, तो रोटर कंडक्टर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट विया एंड रिंग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरीके से प्रोसेस होता है। ये भी पूछ सकता है कि अगर सप्लाई आपने रोटर पे दे दी तो आपके स्टेटर के कंडक्टर क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे थ्रू एंड रिंग के थ्रू। ओके, तो ये 21 क्वेश्चन कंप्लीट, एसएससी जेईई 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिंगल फेज एसी मोटर
A and B operate from 1000 voltage. Voltage कितना है? 1000 voltage. Okay. Consume 2 kilowatt at a power factor of 0.8 लैगिंग. आपको पता है कि इंडक्शन मशीन लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है. ठीक है. एक का पावर दे रखा है, पावर 1 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2 किलोवाट. ठीक है. और 0.8 पावर फैक्टर दे रखा है गिवन. ठीक है. लैगिंग मतलब इंडक्टिव लोड. ओके. बी वाला है, वहाँ पे पावर दे रखा है 1 किलोवाट. ओके. और यहाँ पे पावर फैक्टर दे रखा है 0.5. द टोटल करंट ड्रॉन बाय द सप्लाई जस्ट अप्रोक्सीमेटली. ओके. तो आपसे टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा है. ठीक है. तो आपको जनरली पता है कि पावर इक्वल्स टू वी आई कोसोफाई. कोसोफाई क्या है? पावर फैक्टर. ओके. तो अगर वी आई इक्वल्स टू पी बाई क्या कर दो? कोसोफाई. ओके. मतलब वी आई मतलब हो गया आपके पास के वी ए. ओके. देन पावर इक्वल्स टू कितना है आपके पास? यहाँ पे दो पावर है, P1 एंड P2. तो आपके पास वी आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P1 कितना है? 2 किलोवाट. ठीक है. 2 डिवाइड कोसोफाई पावर फैक्टर कितना है? 0.8 प्लस सेकेंड पावर कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 0.5 किलोवाट है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻3. ठीक है. वी आई. तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 1000. ठीक है. वोल्टेज का वैल्यू 1000. देन आई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर यहाँ पे 1000 होगा तो 1000 से 1000, यहाँ पे इसका वैल्यू 1000 है. ठीक है. तो इससे ये कट हो जाएगा ना. तो आपके पास करंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 5. ओके. मतलब यहाँ से आपको कट करोगे इसको तो मतलब 2.4 समथिंग प्लस 2. ओके. 2.5 आएगा ना. ओके. तो 2.5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 मतलब 4.5 एम्पियर. तो आपके पास करंट का वैल्यू कितना आ गया? 4.5 एम्पियर. SSC JEE 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. If the centrifugal switch of a single phase resistance split induction motor does not open after starting of the motor will be. मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ये आपने सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया है, ये रेजिस्टेंस आर्मेचर और यहाँ पे ये आपका और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला और ये आपका मेन वाइंडिंग वाला. ओके. यहाँ पे आपका ये रोटर है और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है. अब ये मैंने ये भी बोल चुका हूँ कि जब आप इसको जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्यों कनेक्ट किए, इसको सेल्फ इंडक्शन मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए. ठीक है. जब आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, एक स्पीड अचीव कर लेती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है. अब यहाँ पे क्या बोला है इसने? ठीक है. If the centrifugal switch of a single phase resistance split induction motor does not open after starting of motor, the motor will be. ठीक है. तो मतलब बोल रहा है कि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मतलब एक कंडीशन पे इसने अचीव कर लिया, मैक्सिमम स्पीड आपके रोटर ने अचीव कर लिया, उसके बाद अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं हुआ तो मशीन पे क्या इफेक्ट हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका जो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, इसका ऑक्सिलरी रेजिस्टेंस और वेज जो यहाँ पे मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा ही होता है. ये तो नॉर्मल कंडीशन है. और इसके अंदर जो करंट होती है, अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मतलब इसके अंदर करंट क्या होती है? मिनिमम. और इसके अंदर करंट क्या होती है? मैक्सिमम. बट इस कंडीशन पे अब क्या बोल रहा है कि अगर ये ओपन नहीं हुआ मैक्सिमम कंडीशन अचीव करने के बाद तो क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? करंट इंक्रीज होने लग जाएगी, मतलब मैक्सिमम करंट हो जाएगी. और इसके अंदर मिनिमम करंट हो जाएगी. और इसके अंदर अगर मैक्सिमम करंट हो जाएगी तो यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होता है? I² R. करंट इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास कॉपर लॉसेस में इंक्रीज हो जाएंगे, और कॉपर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे हीटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, और हीटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन डैमेज हो जाएगी. ओके. तो ओपन नहीं हुआ तो ये कंडीशन हो जाएगी. तो रन अबाउ नॉर्मल स्पीड, बिलो नॉर्मल स्पीड, ड्रॉ वेरी स्मॉल करंट, विल ड्रॉ हाई करंट. ठीक है. इसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाएगी एंड गेट ओवर हीटेड, मतलब ओवर हीटेड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे लॉस इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. तो ऑप्शन डी ये पूछा है SSC JEE 2013 के अंदर क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. ओके. अब इस क्वेश्चन को देखिए.
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पीड कंट्रोल। ठीक है, आपको इंडक्शन मशीन का क्या करना है, स्पीड कंट्रोल करना है। ठीक है, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मशीन के स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो? तो जनरली स्टार डेल्टा स्विच मेथड तो क्या है, ये तो स्टार्टर है, तो स्टार्ट करने में काम आता है। तो आप कौन कौन से, एक तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड यूज करते हो फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, रियोस्टेट कंट्रोल मेथड यूज करते हो। थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, पोल चेंजिंग मेथड यूज करते हो। ठीक है, ये क्या है, स्पीड कंट्रोल मेथड है इंडक्शन मशीन के अंदर। ठीक है, पोल चेंजिंग मेथड, ये सारे के सारे मेथड स्पीड चेंजिंग मेथड। तो अभी देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे SSC 2013 के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, प्लगिंग मेथड नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, स्टार डेल्टा, ये इट इज स्टार्टर। पोल चेंजिंग मेथड, हाँ दिस इज करेक्ट। ओके, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आप। Sorry, 25. Okay, 25. A 4-pole generator is running at 1200 rpm. The frequency and time period of the EMF generated in its coil are respectively. Okay, तो आपको पता है कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू 120 f बाई p। ओके, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं आपके पास, 4। ओके, नंबर ऑफ 4 पोल्स। ओके, एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी कितना है नहीं पता, इनटू फ्रीक्वेंसी। सिंक्रोनस स्पीड रनिंग एट 1200 आरपीएम। सिंक्रोनस स्पीड मतलब 1200 आरपीएम। ओके, 1200 इंटू 4 डिवाइड बाई 120 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 40 हर्ट्ज। ओके, देख लो, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, टाइम पूछ रहा है, तो आपको भी पता है कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो आपके पास 1/40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, 0.025 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, टाइम भी आ गया 0.025 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। SSC 2013 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर क्राउलिंग हैपन। ठीक है, क्राउलिंग कब होती है इंडक्शन मशीन के अंदर, अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, जबकि कॉगिंग कौन सी कंडीशन पे होती है, कॉगिंग होती है आपकी स्टार्टिंग कंडीशन में आपके स्टेटर टिथ एंड रोटर टिथ आपस में क्या कर जाते हैं, इंटरलॉक कर जाते हैं। ठीक है, तो आपकी मशीन रोटेट नहीं हो पाती, वो होती है कॉगिंग। और जबकि आपकी जो क्राउलिंग होती है वो अंडर रनिंग कंडीशन पे होती है। ये क्यों होती है, क्यों प्रोड्यूस होती है और कब प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर क्या होता है कि जब रनिंग कंडीशन होती है तो इंडक्शन मशीन के अंदर स्पेस जो हार्मोनिक होता है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, स्पेस हार्मोनिक। ठीक है, तो वो जो इंटीग्रल जो आपका स्पेस हार्मोनिक होता है उसको कैसे निकालते हो आप, हार्मोनिक 6m + -1। ये हार्मोनिक का आपके पास फॉर्मूला होता है। m मतलब मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 जितना भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, m = 1 2 3 जो भी आप पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, अगर 1 पुट करता हूँ तो आपके पास 6 + 1 = 7 एंड 6 - 1 कितना हो जाएगा, मतलब 5। मतलब आपके पास तो एक तो 7 एक फिफ्थ स्पेस हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ। तो आपका जो क्राउलिंग होता है वो मैक्सिमम आपके पास 99% फॉरवर्ड आपका जो हार्मोनिक होता है उसके कारण ही प्रोड्यूस होता है। तो आप क्या बोलोगे, 7 क्या है आपका, फॉरवर्ड स्पेस हार्मोनिक। क्राउलिंग भी इसी के कारण प्रोड्यूस होता है, स्पेस हार्मोनिक। एंड फिफ्थ क्या है आपका, बैक आ रहा है ना, बैकवर्ड स्पेस हार्मोनिक। ठीक है, इन दोनों के कारण ऐसे क्राउलिंग प्रोड्यूस होता है। बट वहां पे आ जाए 7 भी दे रखा है और फिफ्थ भी आपको दे रखा है, तो वहां पे आपको ऑप्शन पुट करना है कि आपका जो यहाँ पे हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो आपका 7th हार्मोनिक रेस्पॉन्सिबल है। ओके, और जो क्राउलिंग होता है वो इन्हीं हार्मोनिक के कारण प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे, इनमें एनी स्पीड, नो लोड, ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, ओके, इवन मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। तो ऑड मल्टीपल होता है फिफ्थ, ऑड मल्टीपल
ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल जो ये मल्टीपल इंटीग्रल है इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 5, तो आपके पास यहाँ पे ओड ही आपके पास वैल्यू आएगी, 5th भी ओड और 7th भी ओड, ओके 3 भी क्या होगी ओड, ओके। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 26 SSC JEE 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट 1440 RPM, ओके 50 हर्ट्ज, द फाइंड द स्लिप। तो ये क्या है आपके पास रनिंग स्पीड, ओके। और सिंक्रोनस स्पीड कैसे हो जाएगी 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 50, पोल कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब आपके पास सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू कितना हो गया 1500 RPM, ओके। तो आप स्लिप निकाल सकते हो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS, ओके। पुट कर दो यहाँ पे 1500 माइनस रोटर स्पीड कितना है 1440 डिवाइड बाई 1500, ओके। सोल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 1500, ओके। ये हो गया आपके पास स्लिप। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड स्लिप, नहीं पूछा है इसने, स्लिप स्पीड पूछा है, तो ये तो होता है स्लिप। स्लिप स्पीड की बात करता है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब अगर स्लिप स्पीड पूछता है तो जैसे आपके पास आए स्लिप इक्वल्स टू NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, तो अगर इसको NS इक्वल्स टू NS माइनस NR, तो ये होता है आपका स्लिप स्पीड, इसको बोलते हो आप स्लिप स्पीड, ठीक है। तो याद रखना स्लिप पूछता है तो आपके पास ऐसे स्लिप आएगा, ये जो आपके पास आया है स्लिप, ठीक है। अगर स्लिप स्पीड पूछता है तो S इंटू NS सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड कितना है आपके पास 1500, तो ये आपका क्या है स्लिप, इंटू 1500 कर दोगे, ठीक है। तो ये किया तो अपने पास सोल्व किया तो आपके पास कितना हो जाएगा 60 RPM, ओके। तो स्लिप स्पीड है 60 RPM, तो ये कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से ध्यान रखना। SSC JEE 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट, देखो सिंगल फेज बहुत ज्यादा पूछता है, तो सिंगल फेज के सारे जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन स्टार्ट, परमानेंट, स्प्लिट फेज एंड रेजिस्टेंस वाला सिंगल फेज मोटर सारे के सारे पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट इन द, ठीक है। करंट क्या होती है देखो, कैपेसिटर स्टार्ट है, ठीक है। तो आपके पास ये मेन वाइंडिंग है, इसके साथ रेजिस्टेंस है तो ठीक है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और यहाँ पे ये आपके पास कैपेसिटर है और यहाँ पे आपके पास ये इम्पेडेंस है, ठीक है। ये आपके पास कैपेसिटर, ये मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और यहाँ पे कैपेसिटर आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा दिया, ये स्विच लगा दिया और यहाँ पे आपके पास ये रोटर है, ठीक है। अब देखो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट इन, ठीक है। तो करंट इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है आपके पास पता है कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या होता है एक तो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर क्या होता है करंट क्या होता है हमेशा लेग वोल्टेज बाई 90 डिग्री, वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है, ठीक है। और कैपेसिटर के अंदर क्या क्या करता है करंट लीड करता है ना 90 डिग्री बाय वोल्टेज। तो यहाँ पे जो मेन वोल्टेज दिया है यही तो मेन वाइंडिंग के अक्रॉस भी यही वोल्टेज है और इस वाइंडिंग के अक्रॉस भी यही वोल्टेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है तो कैपेसिटर से करंट क्या करेगा लीड करेगा ना, मतलब इसी को क्या बोलते हो आप स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हो और इसको क्या बोलते हो आप मेन वाइंडिंग। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे मेन वाइंडिंग लीड द वोल्टेज, तो यहाँ पे मेन वाइंडिंग तो क्या करेगी लेग करेगी ना क्योंकि इसके अंदर तो इंडक्टर है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड द वोल्टेज, जो आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या करेगा आपका करंट क्या करेगा लीड करेगा ना वोल्टेज से, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड द वोल्टेज और यहाँ पे देखो सप्लाई लाइन लीड द वोल्टेज, स्टार्टिंग वाइंडिंग लेग द वोल्टेज, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे करंट क्या कर रहा है यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड द वोल्टेज, वोल्टेज से कितना कर रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है क्योंकि कैपेसिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ 29 क्वेश्चन इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड इन, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये कैसे कनेक्टेड है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कैपेसिटर के साथ सभी के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड है ना, ठीक है। इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है जो कि मेन वाइंडिंग के अक्रॉस में कनेक्टेड है, ओके। तो आप क्या लिख दोगे सीरीज पैरेलल विद मेन
पैरेलल विद मेन वाइंडिंग। पैरेलल में आप इसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप इसके साथ, क्योंकि ये प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, इसके प्रॉपरली ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है प्रॉपरली पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ ये पूरा का पूरा पार्ट पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सीरीज विद मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग के साथ तो नहीं होता है, तो ये भी गलत। पैरेलल विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, इसके साथ पैरेलल में नहीं कनेक्टेड होता है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, ओके। सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें ए के अंदर, पैरेलल विद मेन वाइंडिंग, ठीक है। पैरेलल में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसके प्रॉपरली अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच अक्रॉस होता तब आप पैरेलल बोलते हैं, बट ये इसके पैरेलल में नहीं है, ये इसके साथ सीरीज में करके ये पूरा पार्ट इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। एसएससी जेईई 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट स्टार्टिंग द करंट थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ओके। यहाँ पे कहीं पे भी देखो स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर का नाम नहीं लिया है, ठीक है। ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास इंडक्टर है, ठीक है। ये इंपेडेंस हो गया पूरा प्रॉपरली, ठीक है। इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इट इज अ रोटर, ओके। ये मेन वाइंडिंग और ये आपके पास सप्लाई, ओके। तो यहाँ पे देखो कि इसके अंदर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। एट स्टार्टिंग द करंट थ्रू द स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर का नाम नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड होता है ना, रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्टेड होता है। तो आपको भी पता है कि आप जब फेजर बनाते हो, ये वोल्टेज है, ठीक है। इसी के फेज में क्या होता है, इसी के फेज में क्या करंट होता है, करंट होता है, और इसी के फेज में क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। अगर जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाए, यूनिटी पावर फैक्टर, और यूनिटी पावर फैक्टर किसका होता है, रेजिस्टेंस का। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इसमें करंट क्या करता है, लेग करता है 90 डिग्री से, ठीक है। इंडक्टर में लेग करता है 90। अगर कैपेसिटर की बात करता हूं तो इसमें लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर आता है और यहाँ पे लेगिंग पावर फैक्टर आता है। और रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर आता है, क्योंकि इसके अंदर फेज कोस ऑफ फाई, यही तो होता है पावर फैक्टर, कोस ऑफ फाई, वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल, मतलब 0 डिग्री, मतलब यूनिटी, ओके। इट इज अ पावर फैक्टर। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्टेड होता है, मैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, बट आपका अगर इंडक्टर की बात करता है तो वो लीड कर रहा है, और कैपेसिटर की बात करता है तो वो भी, सॉरी, ये लीड करता है, ये लेग करता है, ओके। देखो यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्टर, लेग वोल्टेज बाई 90 डिग्री, नहीं, लेग तो किसके लिए करता है, लेग तो आपके इंडक्टर के लिए करता है, ये भी गलत हो जाएगा। लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात होगी यहाँ पे। अगर कैपेसिटर नहीं बोल रहा तो नॉर्मल रेजिस्टेंस की बात होगी यहाँ पे। इज नियरली इन फेज विद वोल्टेज, बिल्कुल इन फेज विद वोल्टेज, ठीक है। सारे के सारे इन फेज में, फेज डिफरेंस जीरो, जीरो, तो मतलब आपका कॉस ऑफ जीरो कितना होगा, 1, यूनिटी पावर फैक्टर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ओके। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको सारी चीज़ें, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। एंड यहाँ पे देखो 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इंडक्शन मशीन के। जैसे इंडक्शन मशीन के एसएससी जेईई के कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम ईएससी गेट सभी के कंप्लीट करने वाले हैं। सारे के सारे मशीन के सारे जितने भी सब्जेक्ट है, सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी लेके आएंगे, एंड क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे मेरे चैनल पे। और आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।